10th की हिस्ट्री में क्या पढ़ा हुआ था? वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, 9th में भी तुम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो 11th में भी वर्ल्ड हिस्ट्री ही पढ़ोगे, क्लास 11th की हिस्ट्री। ठीक, तो यहाँ पे होने वाले हैं बेटा तुम्हारे लिए 7 चैप्टर बस। अरे बिल्कुल बस भाई, सिर्फ 7 चैप्टर ही पढ़ने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसा सिविलाइजेशन है जिसने सबसे पहले राइटिंग का यूज करना शुरू किया। उसके बाद देखेंगे कि भाई जब इतना बड़ा एम्पायर बना लिया तो उसको मैनेज कैसे किया, कौन सा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। तो इसमें देखेंगे, हम पढ़ते ना कहानी, और कहानी में एकदम से आता है ट्विस्ट इंटरवल के बाद, तो वही वाला ट्विस्ट है कौन सा? हमारा 3rd सेंचुरी वाला क्राइसिस। ये जो चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन वाला चैप्टर है ना बेटा, इसमें हम नए आइडियाज के बारे में पढ़ेंगे, खुले दिमाग से जो वर्ल्ड है वो मॉडर्न हो रहा है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? दिस इज आयुषी चौरी एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। और भाई क्लास 10th में बढ़िया तरीके से हिस्ट्री पढ़ने के बाद अब आप चुन चुके हैं ह्यूमैनिटी स्ट्रीम, और अब हम आ चुके हैं क्लास 11th में। तो ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको क्लास 11th की हिस्ट्री जो होने वाली है ना बेटा, उसके इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं और ये बताऊं कि भाई पढ़ने क्या वाले हैं आखिर। तो आज का हमारा ये जो सेशन है, इसमें हम देखेंगे कि क्लास 11th की जो हिस्ट्री थी, इसमें अब हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को हम देखेंगे, क्या क्या उसमें थीम्स पढ़ेंगे। तो वो जो एक पूरा इंट्रोडक्शन है ना, वो सारा की सारा जो है आज मैं आपको इस सेशन के थ्रू बता दूंगी। ठीक, तो भाई देखो, जैसे तुमने क्लास 10th की हिस्ट्री में क्या पढ़ा हुआ था? वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, 9th में भी तुम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो 11th में भी वर्ल्ड हिस्ट्री ही पढ़ोगे। ठीक, तो क्लास 9th और 10th के बाद अब 11th में भी वर्ल्ड हिस्ट्री ही पढ़ना है। तो बचा क्या है वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ने के लिए? भाई अब जो हिस्ट्री पढ़ेंगे ना हम, उसमें हम एक थीमेटिक पैटर्न पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि जो ह्यूमन था उसका कैसे इवोल्यूशन हुआ, किस तरीके से वो एक नोमैडिक लाइफ जीता था, फिर उसने सेटल्ड लाइफ जी, फिर अर्बनाइजेशन आया, फिर उसके बाद एम्पायर्स बने, उन एम्पायर्स का कंसोलिडेशन, एक्सपांशन, फिर कैसे एक लैंड जो हुआ वो एक एसेट हुआ, फिर उसके बाद मॉडर्नाइजेशन आया, कॉलोनाइजेशन आया। ठीक, तो जो एक पूरा की पूरा एक जो थीम होती है, उस थीम के थ्रू हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लास 11th की हिस्ट्री। ठीक, तो यहाँ पे होने वाले हैं बेटा तुम्हारे लिए 7 चैप्टर बस। अरे बिल्कुल बस भाई, सिर्फ 7 चैप्टर ही पढ़ने हैं, लेकिन 7 चैप्टर जो है ना बेटा, वो इतनी डिटेलिंग से आपको दिए हुए हैं, उनमें इतनी सारी चीजें आपको बताई हुई हैं कि क्लास 11 से जब आप निकलोगे ना, तो हिस्ट्री का आपके दिमाग में एक नया ही व्यू पॉइंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये आज का सेशन, जिसमें हम देखेंगे कि क्लास 11th हिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं। ठीक, तो अगर हम शुरुआत करें हमारे फर्स्ट चैप्टर से, जो है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है इसमें हम क्या पढ़ेंगे? तो भाई इसमें पढ़ेंगे हम एंशिएंट मेसोपोटामिया के बारे में। ठीक है, मेसोपोटामिया में अगर हम देखें तो हम एक ऐसे लैंड के बारे में पढ़ेंगे जो 2 रिवर टिग्रिस और यूफ्रेट्स से बना हुआ है, और वो जो रिवर्स हैं वो कैसे उस सिविलाइजेशन को बनाती हैं। वहां पे ट्रेड दिखता है, वहां पे एग्रीकल्चर दिखेगा, वहां पे हमें पास्टलिज्म दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है ये धीरे धीरे सेटल होना शुरू होगी, और वहां से देखा जाएगा डेवलपमेंट ऑफ सिटीज का। ठीक, तो सिटी आएगी तो भाई अब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक जो डिपेंडेंट लाइफ है, कि लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंट होने की जगह पे क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की नीड को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां से ट्रांजैक्शन होना शुरू होगा, वहां से ट्रेड होना शुरू होगा, वहां से क्राफ्ट होगा, और ट्रेड है तो ट्रांसपोर्टेशन भी होगा। ठीक है, तो वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ ही साथ अगर हम आगे देखें तो ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा सिविलाइजेशन है जिसने सबसे पहले राइटिंग का यूज करना शुरू किया। ठीक, तो जैसे आप चैप्टर का नाम भी देख रहे हो कि राइटिंग एंड सिटी लाइफ। ठीक है, तो जो राइटिंग है, जो स्क्रिप्ट है, उसका इस सिविलाइजेशन को बनाने में क्या रोल था, कौन सी उन्होंने स्क्रिप्ट को यूज करा, क्या क्या उसका यूज हुआ। ठीक है, किन किन कामों में उन्होंने लिया, कैसे जो उनकी स्क्रिप्ट है, जो राइटिंग है, वो उनको उनके बाकी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन से काफी अलग बनाती है। ठीक है, वो सारी चीजें हमने इसमें देखनी है।
उसके साथ अगर हम देखें तो भाई यहाँ पे और हम देखेंगे कि भाई अर्बनाइजेशन, टाउन्स का डेवलपमेंट देखेंगे, ठीक है, उसके साथ अर्बन प्लानिंग देखेंगे और ही साथ साथ देखेंगे कि रिलीजन का क्या रोल रहा इस सिविलाइजेशन में, ठीक है। तो इन्होंने नेचर गॉड की वर्शिप करना शुरू करी, साथ ही साथ कई सारे टेम्पल्स बनवाए, टेम्पल इकोनॉमी करी, ठीक है। तो वो सारी की सारी जो चीजें हैं जो हमें एक अर्ली सिविलाइजेशन के बारे में बता रहा है, वो सारा की सारा हम देखेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर में, राइटिंग एंड सिटी लाइफ, ठीक है। अब ये चैप्टर बिल्कुल मक्खन हो गया हमारा, तो अब चलते हैं अगले चैप्टर के तरफ, ठीक। तो अगला चैप्टर जो सेकंड थीम है हमारी, वो होती है एम्पायर के बारे में, ठीक। तो पहले मैं इसमें आपको बताऊंगी कि एम्पायर क्या होता है, ठीक। अब उसके बाद हम ये जो हमारी थीम है, सेकंड वाली थीम, उसमें दो एम्पायर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो होगा हमारा रोमन एम्पायर, ठीक, और उसके बाद जो अगला एम्पायर जो हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे वो होगा हमारा मंगोलियन एम्पायर, ठीक। तो रोमन एम्पायर एक ऐसा एम्पायर है जो एक नहीं, दो नहीं, 3 कॉन्टिनेंट्स तक फैला हुआ था। समझ रहे हो आप कि भाई इतना माइटी एम्पायर है वो कि यूरोप, एशिया, अफ्रीका, तीनों कॉन्टिनेंट्स तक फैला हुआ है। और इसी के कारण वी विल सी हियर द मोज़ेक ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेजेस, ठीक है, कि भाई वो सिविलाइजेशन, वो एम्पायर जो 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है, सीधी सी बात है कि वहां पे कई सारी लैंग्वेजेस बोली जाती होंगी, कई तरीके का वहां पे कल्चर फॉलो किया जाता होगा, ठीक है। वो सारी चीजें हमको यहाँ पे देखनी है। उसके बाद देखेंगे कि भाई जब इतना बड़ा एम्पायर बना लिया तो उसको मैनेज कैसे किया, कौन सा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। तो इसमें देखेंगे कि सबसे पहले रिपब्लिकज्म जो था, है ना, एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट जो होती थी वो इन्होंने बनाई, सीनेट इन्होंने बनाई। फिर उसके बाद जो प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नेंस था वो इन्होंने किया, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें इनके इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, तो ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रेड कर रहे हैं, ऑलिव ऑयल और वाइन का ट्रेड कर रहे हैं। कैसे ट्रेड कर रहे हैं उस लिक्विड का, ठीक है। कई सारे जो माइंस एंड मिनरल्स वगैरह हैं उसको ये क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सी चीजें हो रही हैं और सारा की सारा हम इसमें देखेंगे, ठीक है। उसके साथ स्लेव का क्या रोल है इनकी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, वो हम देखेंगे। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो देखेंगे इसमें कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में कि भाई ये जो सिविलाइजेशन था या जो एक एम्पायर है, इसमें किस तरीके की कल्चरल प्रैक्टिसेस होती थी। तो हम इनके सोशल सिस्टम को समझेंगे, कैसे वहाँ पे फैमिली होती थी, फीमेल्स को कौन से राइट्स हैं, कौन से राइट नहीं हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमने इसमें देखनी है। उसके बाद कि भाई ये जो इतना बड़ा एम्पायर है उसको बनाने में कौन कौन से एम्परर्स जो थे उनका रोल था, ठीक है। और एक ऐसा टाइम आया, 3rd सेंचुरी क्राइसिस जिसको हमने बोला, जहां पे जो रोमन एम्पायर की जो हिस्ट्री थी वो 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। मतलब हम पढ़ते ना कहानी, और कहानी में एकदम से आता है ट्विस्ट इंटरवल के बाद, तो वही वाला ट्विस्ट है कौन सा, हमारा 3rd सेंचुरी वाला क्राइसिस, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो फिर देखेंगे कि भाई रिलीजन के रिस्पेक्ट में क्या हुआ। तो पहले यहाँ पे पॉलिथिज्म था, नेचर की वर्शिप होती थी, अलग अलग गॉड्स थे। और फिर आया क्या, मोनोथिज्म, क्रिश्चियनिटी। तो जो कॉन्स्टेंटाइन थे उन्होंने कैसे क्रिश्चियनिटी को स्टेट रिलीजन बनाया और क्या क्या उसके लिए उन्होंने काम करे, वो सारा हम देखेंगे। लास्ट में देखेंगे कि भाई ऐसा क्या हुआ कि ये जो हमारा रोमन एम्पायर था वो धीरे धीरे अपने डेक्लाइन की तरफ पहुंच गया, ठीक। तो वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो हम हमारे सेकेंड चैप्टर में देखेंगे, विच इज एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे तो अब हम आ जाएंगे हमारे 3rd चैप्टर पे, नोमैडिक एम्पायर। तो भाई नोमैडिक एम्पायर क्या है, नोमैडिक भी है और एम्पायर भी है। अरे सारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं हूं तुम्हारे साथ। तो इसमें हम एक ऐसे एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, जो एक तरीके से नोमैडिक लाइफस्टाइल में जी रहे थे। तो हम उन्हीं मंगोल ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके जो एक लीडर हैं विच इज द गंगेज खान, उन्होंने कैसे इन मंगोलों को यूनाइट किया, ऑर्गेनाइज किया और एक इतनी बड़ा एम्पायर उन्होंने बनाया हुआ था, ठीक। अब उसके बाद इन्होंने अलग अलग जगहों पे अपना एक्सपांशन किया है, चाहे ईस्ट हो, वेस्ट हो, यूरोप हो, एशिया हो, हर जगह पे इन्होंने अपना एक्सपांशन किया, ठीक। अब वो जो एक्सपांशन किया उसको एक्सपैंड करने में उन्होंने कौन कौन सी मिलिट्री स्ट्रैटेजीज का यूज किया, क्या उनकी मिलिट्री पॉलिसीज होती थी, वो हमने देखनी है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि भाई इम्पैक्ट क्या था कल्चर, किस तरीके का कल्चर जो था, ट्रेड जो था, वो ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं। क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर बना लिया तो भाई अलग अलग लोगों से एक्सचेंज होता होगा, अलग अलग तरीकों का, इकोनॉमिक रिस्पेक्ट में हो गया, कल्चरल रिस्पेक्ट में हो गया, वो किया।
चाइना जो इनका एक सबसे बड़ा दुश्मन था उसको कैसे हराया, ठीक है, वो सारी चीजें हमने इसमें देखनी है। और लास्ट में देखेंगे कि इन्होंने ये जो नोमैडिक सोसाइटी बनाई उसका ग्लोबल हिस्ट्री के ऊपर प्रेजेंट डे में क्या इम्पैक्ट था, ठीक है। तो मंगोल्स जो है वो मुगल से कैसे रिलेटेड है, इंडिया में क्या उनका रोल था, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें जो है ना वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, विच इज द नोमैडिक एम्पायर, ठीक है। उसके बाद आगे चले तो भाई अब आ चुके हैं हम हमारे फोर्थ चैप्टर पे, बट नाम है 3 ऑर्डर, समझ रहे हो, ठीक है। तो है तो फोर्थ चैप्टर बट पढ़ना इसमें 3 ही ऑर्डर है। क्या है भाई ये चैप्टर, तो ये जो चैप्टर ना यहां से आ चुके हैं बेटा हम लोग मिडीवियल वर्ल्ड हिस्ट्री के तरफ, ठीक है। तो उस टाइम पे यूरोपियन सोसाइटी किस तरीके से एग्जिस्ट करती थी वो हम इसमें देखेंगे, ठीक, कि कैसा उनका लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, लैंड जो था उसी के तरफ पूरा मतलब उसके चारों ओर पूरी इकोनॉमी, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो बन चुका है। अब जब ये सारी चीजें हुई तो जो सोसाइटी थी उसको 3 ऑर्डर में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। एक हायरार्किकल सिस्टम बनाया जिसमें सबसे ऊपर कौन थे, क्लर्जी थे, फिर नोबिलिटी थी और फिर लास्ट में कौन थे, पीजेंट्स, है ना। जैसे तुम फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ के आए थे 3 स्टेट्स के बारे में, कुछ वैसा ही, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो फिर और देखा इसमें एक फ्यूडलिज्म का कंसेप्ट, ठीक है, कि जो लैंड है उसके ट्रांसफर से कैसे जो पावर हो रहा है वो भी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक। उसके बाद आगे चला तो भाई रिलीजन के बारे में देखा कि भाई जो रिलीजन है वो कैसे लोगों की लाइफ में एक ग्रेट इंपैक्ट बना रहा है और लोगों की लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, वो सारी चीजें देखेंगे। और फिर देखेंगे कि ये जो पूरा इकोनॉमिक लाइफस्टाइल है, ये जो फाउंडेशन है वो कैसे लोगों की लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, ठीक। तो जब लैंड से ही पूरा रेवेन्यू होना है तो कैसे उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया, क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज लाए, और क्या 14th सेंचुरी में ऐसा क्राइसिस हुआ कि ये जो पूरा सिस्टम था ये डेक्लाइन हो गया और हम पहुंच गए हैं कहां पे, मॉडर्न एज पे, ठीक। तो इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर होगा उसमें हम मिडीवियल हिस्ट्री से कहां आ जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ। तो चले आगे मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ, तो आ जाइए भाई। अब अगर मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये हमारा एक नया चैप्टर है जिसका नाम है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन। ये जो चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन वाला चैप्टर है ना बेटा, इसमें हम नए आइडियाज के बारे में पढ़ेंगे, खुले दिमाग से जो वर्ल्ड है वो मॉडर्न हो रहा है, ठीक। तो इसमें अगर मैं सबसे पहले बताऊं हम पढ़ेंगे रेनेसेंस का कंसेप्ट, ठीक है, कि जो एक नई थिंकिंग है उसका हम इवोल्यूशन देखेंगे कि अब जो ह्यूमन है वो चर्च से निकल के रिलीजन की तरफ से निकल के किसके ऊपर फोकस कर रहा है, ह्यूमन के ऊपर फोकस कर रहा है। तो अब ये जो रिलीजन में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसको कहा गया क्या, रिफॉर्मेशन, ठीक है। तो उस रिफॉर्मेशन के बारे में हमें देखना है कि रिफॉर्मेशन क्या है, और लोग जो हैं अब वो सुपरस्टिशन से बाहर निकल के, अंधविश्वास से बाहर निकल के क्या सोच रहे हैं, नई नई थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से साइंस का डेवलपमेंट हो रहा है, आर्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, लिटरेचर का डेवलपमेंट हो रहा है, हर तरीके से ह्यूमन जो है वो अपना जो एक आइडियोलॉजी पर्सपेक्टिव है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हो रही हैं, पेंटिंग बनाई जा रही है, स्कल्पचर्स बनाए जा रहे हैं, बहुत सी चीजें जो हैं वो हमें मॉडर्न वर्ल्ड से इस चैप्टर में कनेक्ट करेगा, ठीक। उसके बाद और देखें तो भाई ये सारी तो सारी चीजें एक तरीके से हम बोले कि मैन के बारे में बात हो रही है, तो विमेन का क्या इसमें व्यू पॉइंट है, क्या पर्सपेक्टिव है, वो भी हम इसमें देखेंगे। अब ये जो मॉडर्न वर्ल्ड आया तो क्या देखा गया कि भाई मॉडर्न वर्ल्ड तो आ गया लेकिन वो अपने साथ कुछ नेगेटिव इंपैक्ट लेकर आया, और वो नेगेटिव इंपैक्ट था कॉलोनिज्म का, ठीक। तो अब ये जब कॉलोनिज्म आया तो उसको हमने किस में पढ़ा, उसको हमने पढ़ा हमारे अगले चैप्टर में डिस्प्लेसिंग द इंडिजिनियस पीपल, ठीक है, जहां पर जो यूरोपियन पावर्स हैं वो जाएंगे कहां पर, नए लैंड की तरफ, न्यू लैंड जिसको उन्होंने बोला हुआ है, जैसे कि अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यहां पे वो जाते हैं और यहाँ के जो नेटिव्स हैं उनको डिस्प्लेस करके, उनके नेटिव लैंड को उनसे हड़प कर उनकी जमीनों पे रहना शुरू कर देते हैं। और वहां पे उन लोगों से क्या किया जाता है, वो लोग किस तरीके के स्ट्रगल को फेस करते हैं, किन चैलेंजेस को फेस करते हैं, ठीक है, वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो हमने इस चैप्टर में देखनी है, ठीक है। तो वो चैलेंजेस, वो स्ट्रैटेजीज, गोल्ड रश, वो सारा की सारा जो भी है ना बेटा वो हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है।
अब इसके बाद अगर और आगे चलें तो भाई अब आ चुके हैं हम हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट चैप्टर पे, विच इज द पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन। कि भाई सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड ही मॉडर्नाइज नहीं हो रहा है, हमारा जो ईस्टर्न वर्ल्ड है, हमारा जो एशिया है, वो भी मॉडर्नाइज हो रहा है। तो हमारा ये जो लास्ट चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे द आइडिया ऑफ मॉडर्नाइजेशन अबाउट द टू कंट्रीज विच इज द जापान एंड चाइना। ठीक, और कैसे उन्होंने कौन सा वे लिया है, कौन सा पाथ लिया है मॉडर्नाइजेशन को, उसको हमें कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना है। अब ये मॉडर्नाइजेशन एकदम से तो आ नहीं गया, तो भाई पहले जापान के बारे में पढ़ेंगे कि जो जापान था उसने किस तरीके से एक तरीके की उनकी जो फ्यूडल सोसाइटी थी उससे वो बाहर निकले, अपने इंपीरियल रूल से बाहर निकले, फिर कैसे उन्होंने मिलिट्री पावर को यूज करके अपनी जो कंट्री थी उसको एक तरीके से मॉडर्न किया। ठीक है, साथ ही साथ वहां के जो लोग थे वो एंशिएंट सिविलाइजेशन को तो एक तरीके से प्रमोट करते ही थे, बट उसमें मिंगल करते थे, मिक्स करते थे वेस्टर्न आइडियाज को। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे कि हाउ जापान अमलगमेटेड द मॉडर्न एंड द एंशिएंट आइडियाज। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चलें तो हम देखें जी चाइना के बारे में। अब चाइना में रूल था किसका? क्विंग डायनेस्टी का, जो बहुत समय से यहाँ पे रूल कर रही थी। तो भाई उस क्विंग डायनेस्टी को कैसे हराया गया और चाइना में लाया गया क्या? डेमोक्रेसी। तो सन यात सेन का रोल देखेंगे, माओ जेडुंग का रोल देखेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी का रोल देखेंगे, वो सारी की सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। अब जो हमारा चाइना है भाई, जब वो इंडिपेंडेंट हो गया तो उसने बाकी कंट्रीज के ऊपर अपना डोमेन स्टार्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम ताइवान का एक छोटा सा पार्ट, उसकी स्टोरी देखेंगे, हम कोरिया के बारे में देखेंगे, और कोरिया जो है उसने कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन करके अपनी जो इकोनॉमी थी उसको वर्ल्ड क्लास लेवल पे प्रेजेंट डे पे वो पहुंच चुकी है। वो सारी की सारी जो चीजें थी ना वो हम इस वर्ल्ड हिस्ट्री वाले ये जो हमारी बुक है उसमें देखेंगे। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा पूरा क्लास 11th के हिस्ट्री का सिलेबस कि हमने क्या क्या पढ़ना है, किस चैप्टर में कैसे पढ़ना है। आई होप ये इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो समझ रहे हो कि अगर शुरुआत ऐसी है तो भाई आगे तो बहुत ही मजा आने वाला है तुमको। और मैं कह रही थी ना कि भाई जैसे ही क्लास 11 की हिस्ट्री तुम्हारी खत्म होगी तुम बहुत बढ़िया मजे करने वाले हो, बहुत खुश हो जाओगे, क्योंकि हिस्ट्री का तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव पता चलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। Thank you so much.